वाले ग्रेट 90.8 सुनने वाले ग्रेट 90.8 महक बसेगी सांसों में, चमक आएगी आंखों में, इश्क का तड़का लग जाएगा, हुनर का दीपक जग जाएगा। हर पल नई कहानी, ये रेडियो वाणी, धुन हो नई पुरानी, ये रेडियो वाणी। सुनने वाले ग्रेट 90.8 सुनने वाले ग्रेट 90.8। आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, यही है आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर पल। VWS 90.8 FM रेडियो, इट्स स्पाइसी। VWS 90.8 रूबरू प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर सौरभ बागी जी से, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हृदय विशेषज्ञ, और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड करियर इनका अमेरिका में रहा है। और उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही विलक्षण सोच के साथ ये निर्णय लिया कि मैं भारत वापस जाके अपने एरिया की सेवा करूं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये निश्चय कैसे किया, ये निर्णय कब लिया, कैसे लिया। लोग तो यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं सभी, और वहाँ सेटल होना चाहते हैं, और इतने अमीर कंट्री को छोड़ के भारत वापस आना और फ़िरोज़पुर में आके सेटल होना और फ़िरोज़पुर के लोगों की सेवा करना, ये बहुत बड़ा कार्य आपने किया है। तो आइए आपसे ही पूछते हैं कि ये ऐसा निर्णय आपने कब लिया, कैसे लिया। थैंक यू प्रोफेसर रुद्रा साहब, मेरे को आज यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। आपका जो सवाल है वो उसका जवाब थोड़ा सा मल्टी फैक्टोरियल है, उसके काफ़ी कारण है। मैं जब 2000 मेरी सारी एजुकेशन इंडिया की है अप टिल मेडिकल कॉलेज। जी जी। मेरी स्कूल यहाँ फ़िरोज़पुर का है, उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज अमृतसर से किया। अमेरिका जाने का डिसीजन कॉलेज के दौरान ही बन गया था, पर अमेरिका से वापस आने का डिसीजन भी कॉलेज के दौरान बन गया। तब से था कि हाँ, स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाऊंगा, पर मैं एक टाइम पे वापस आ जाऊंगा। जी। वो टाइमिंग फिक्स नहीं थी कि कब मैं वापस आऊंगा, पर इट वाज ऑलवेज देयर इन माय माइंड कि मैंने वापस आना है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप अमेरिका छोड़ के भारत आए, और भारत को बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की ज़रूरत रहती है, ज़रूरत है भी। तो आपने फ़िरोज़पुर चुना क्योंकि यहाँ पे बागी हॉस्पिटल, जो कि नंबर 1 हॉस्पिटल है, इसमें कहने इसका कोई तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि ये नंबर 1 चॉइस रहा है शुरू से ही। डॉक्टर कमल बागी जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया, आपके पेरेंट्स ने, डॉक्टर मुक्ता बागी, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, और मेरा ख्याल है कि पिछले 30-40 सालों में इसने अपना बहुत ही नाम कमाया है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ हैं, जो मॉडर्न जो बच्चे पढ़ के आते हैं, नया कुछ करके आते हैं, आपने कितने साल अमेरिका में ये तजुर्बा हासिल किया? अप टिल 2014 तो मेरी ट्रेनिंग थी। आई वेंट इन 2009, 2014 मिड तक तो मेरी ट्रेनिंग थी। उसके बाद 5-6 ईयर्स मेरा वहाँ पे काम तो 5 साल आप अंडर ट्रेनिंग वहाँ रहे? 5 साल अंडर ट्रेनिंग, उसके बाद अबाउट 5 to 6 ईयर्स मेरा वर्क वहाँ पे था। तो आप मेडिकल में रहे कि सर्जरी में चले गए? नहीं, मेरा सारा ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस प्योरली मेडिसिन है। मेडिसिन में? हाँ, सर्जरी इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ मेडिसिन। हाँ, डिफरेंट ब्रांच। हाँ जी। लेकिन फ़िरोज़पुर के लिए वाकई बहुत ही गौरवमय बात है कि आप वहाँ से वापस आए। मैं डॉक्टर रुद्रा, और मेरे साथ तरिंदर, और साथ में है गुरअसीस कौर, जो कि 9th और 10th के विद्यार्थी हैं। वो भी आपसे इस मुलाकात में शिरकत करेंगे। सुनने वाले ग्रेट 90.8 सुनने वाले ग्रेट 90.8। जय हिंद सर, मैं तरिंदर पाल। तो मेरा आज का आपसे जो पहला सवाल है सर, आपके इंडिया वापस आने पे आपने अनिल भागी हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट करी, और ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में जाकर प्राप्त कर सकता है? मैं इंडिया वापस आया था 2020 में। उस टाइम पे अनिल बागी हॉस्पिटल वाज ऑफरिंग बेसिक मेडिकल सर्विसेज, विच मींस जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी एंड सम ऑर्थोपीडिक्स। तो हमारे पास 4-5 डिपार्टमेंट थे उस टाइम के ऊपर। राइट नाउ वी हैव अबाउट 25 डिपार्टमेंट्स, हमारे पास 25 डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, अदर दैन ऑन गोइंग कैंसर केयर और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जिसमें बाईपास वगैरह इंक्लूडेड होती है। इस 2 फील्ड्स को छोड़ के और
जैसे थोड़ी हाई एंड जैसे ट्रांसप्लांट ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, ये 2-3 चीज़ों को छोड़ के वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल। जो आपको बॉम्बे दिल्ली के अंदर मिलेगा वही आपको फिरोजपुर में मिलेगा। तो वी आर ऑफरिंग स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यस, लोगों को लगता है कि ये पेरिफेरी है, तो बट द थिंग इज़ ह्यूमन लाइफ इज़ द सेम एवरीवेयर। यू गो टू द US एंड आप दिल्ली जाएं, अमेरिका जाएं, लुधियाना जाएं, इंसान का शरीर तो वैसे ही काम करता है। तो आप इन चीज़ों में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ये तो नोन है बागी हॉस्पिटल के बारे में कि इतना नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है, पहली बात। नंबर 1 चॉइस इसलिए होती है कि बहुत केयर होती है, बहुत ही, और ट्रॉमा, और जो भी लोग इमरजेंसी में भी जाते हैं तो वहाँ पे ही फैसिलिटीज़ हैं। फिरोजपुर में और कोई चॉइस ही नहीं है। तो शुरू से ही ये ऐसा रहा, लेकिन आपके आने से बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और जैसे आपने बताया कि 25 के करीब जो हैं स्पेशलिटीज़ अब आपके पास हैं, और जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ और कहीं भी हो सकती हैं, वो सब यहाँ बागी हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिरोजपुर के इर्द गिर्द के इलाके के लोगों के लिए इससे बड़ी और फैसिलिटी क्या हो सकती है? हम हॉस्पिटल चलाते हुए ना, हम कुछ नंबर्स का ख्याल ज़रूर रखते हैं। जैसे अब कोई पैरामीटर्स होते हैं जिस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि एक हॉस्पिटल कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है। जैसे इमरजेंसी रिस्पांस टाइम की, अगर पेशेंट एक इमरजेंसी में आया तो हम कितनी जल्दी उसकी टेक केयर कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो हम अपना खुद इंटरनल मेजरमेंट्स करते हैं, वी हैव अ रिस्पांस टाइम बिटवीन 5 to 7 minutes ऑफ अ न्यू पेशेंट हु कम्स टू द इमरजेंसी। हम कुछ वर्ल्ड स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, जैसे एक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हुआ है, उसकी स्टेंटिंग कितनी देर में होनी चाहिए। तो देयर इज़ अ गोल्डन आवर, तो गोल्डन टाइम पीरियड होता है विच इज़ डोर टू नीडल टाइम इज़ 90 minutes। कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल के डोर के अंदर आ गया हार्ट अटैक के साथ, तो उसके स्टेंट कब डल जाना चाहिए, तो दैट शुड बी अबाउट 90 minutes। तो हम ये गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे सिक पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वी आर द ओनली फैसिलिटी इन द सराउंडिंग 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल जो हमारे लेवल की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। तो हमारे पास पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा आता है, और वो भी सिक पेशेंट, मतलब जो क्लोज टू नियरिंग डेथ है, ऐसा पेशेंट बहुत आता है। बिल्कुल, तो मैंने देखा है सर, ये पूरा मिनी PGI बन गया है। हम अबाउट 500 to 600 लोग आते हैं रोज़। तो लोगों को अटेंड करना, और आप जैसे बता रहे हो कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर किसी भी हार्ट पेशेंट को स्टेंट डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इमरजेंसी जो है, इस तरह की इमरजेंसी में आप कहते हैं कि 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, यू रीच द पेशेंट इमीडिएटली। ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये करने के बावजूद हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट जिसको कहते हैं हॉस्पिटल का, दैट इज़ लेस देन 2%। वाह। अभी लास्ट मंथ वी एडमिटेड 540 पेशेंट्स एंड वी ओनली हैड 7 डेथ्स इन द हॉस्पिटल। So this is despite all of sick patients coming to us। और हमारे पास लोग आते हैं दूर से, जैसे तरन तारन, अबोहर, वहाँ से लोग एम्बुलेंस में डल के आते हैं। जी। तो एक चीज़ जो मैंने, दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आस्क्ड मी, पर जब मैं नया आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट था डॉक्टर्स का, इंक्लूडिंग आवर सेटअप, की ब्रॉड डेड मतलब कि एक पेशेंट बाहर से आया है जो ऑलरेडी, जिसकी पल्स नहीं है, हार्ट नहीं चल रहा, तो उसको पीपल विल प्रोनाउंस दैट एज डेड, ब्रॉड डेड। जी। या बट द प्रॉब्लम इज़ कि अदर देन अ डॉक्टर, अ नॉन मेडिकल पर्सन कैनॉट प्रोनाउंस डेथ। एंड अ डॉक्टर कैनॉट प्रोनाउंस अ पर्सन डेड विदाउट गिविंग इन एन एक्चुअल एफर्ट टू ब्रिंग द पेशेंट बैक, जिसको हम CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो यहाँ पे पर क्योंकि हमारी सोसाइटी कुछ हिसाब से ऐसे चलती है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेम कल्चर, कि हम कहते हैं कि पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर, तो अगर उसकी डेथ अगर बाहर से कह दिया जाए कि आपका पेशेंट ऑलरेडी मर चुका है, हॉस्पिटल तो सेव हो जाता है, पे ब्लेम नहीं आता। बट अगर हॉस्पिटल ट्राई करके अगर फिर भी रिवाइव नहीं होता, तो कहते हैं कि जी हॉस्पिटल के अंदर डेथ हुई, विच इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सेव अ लाइफ। अगर फैमिली है, उसका एक मोटिव है कि हमारा फैमिली मेम्बर बच जाए। डॉक्टर का पेशेंट है, उसका भी एक ही मोटिव है कि हमारा पेशेंट बच जाए। तो अगर हमारी सोसाइटी कुछ इससे, तो जो मैंने देखा कि ऐसे होता था कि इफ़ अ पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द ER, तो हम उसको काफ़ी पेशेंट्स, एंड दिस जनरली हैपन्स इन आवर सोसाइटी, कि उसको विदाउट एन अटेम्प्ट टू एक्चुअली ब्रिंग द पेशेंट बैक, टू एक्चुअली रीस्टार्ट हिज हार्ट, उसको पहले प्रोनाउंस करते थे कि ही इज़ डेड, सो दैट हॉस्पिटल के ऊपर ताकि जिम्मेदारी जो है हॉस्पिटल पे ना आए। हाँ, बट वो चीज़ अमेरिका में अलाउड नहीं है। अमेरिका के अंदर अगर इमरजेंसी रूम में एक पेशेंट आ गया, भले ही उसकी एक दिन पहले क्यों ना डेथ हुई है, अगर एक बॉडी
इमरजेंसी रूम में आ गई तो विदाउट एन अप्रोप्रिएट एफर्ट विच कैन बी 5 minutes 10 minutes 15 minutes डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर So doctor will try to revive will that try to person. revive, and if the resuscitation happens, resuscitation efforts fail, only then you can pronounce the body as dead. Not a non-medical person bringing a body from outside cannot say जी कि जी, ये already यहाँ लोग मरा डर हुआ है. जाते हैं कि शायद क्योंकि इलिटरेसी है बहुत ज़्यादा लोगों पर आप में, सोचेंगे एक कि हमारे पास जो blame ब्रॉड game होती है डेड कि- 10 में से 5 लोग जो ब्रॉड डेड आते हैं वो जिंदा हो जाते हैं. अच्छा जी, वाह वाह, yeah, that is a great because news. the effort is now there. हम That's a great जब तक news. हम एफर्ट नहीं मारते हैं तब तक हम किसी को ब्रॉड डेड नहीं कहते. एंड दीज आर पेशेंट्स जो पहले से किसी ने बोला होता है कि इसकी ज़िंदगी चली गई है, एंड देन यू पुट इन एन एफर्ट एंड 5-10 दिन नॉट इट इज़ नॉट सक्सेसफुल इन एवरीबॉडी. ग्रेट सर. ऐसे विद्वानों ने शुरू से कहा है ना कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का रूप होता है. तो आपने तो ये प्रूव कर दिया कि 5 लोग 10 में से जो ब्रॉड डेड होते हैं हॉस्पिटल में उनको भी रिवाइव कर देते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है. I am Gurusi Skar from grade 10th, studying in Vivekananda World School. So I wanted to ask you that your hospital, Anil Baghi Hospital, so it has a variety of patients coming to you every day. So it is very important that you should have specialist doctor for special emergencies. So do you have all of the doctors that are appropriate for the functions and all? Yeah, that is a good question. Yes, so to run a hospital successfully, you have to have your emergency department is the face of the hospital. That is where 9 out of 10 admissions into a hospital will enter the hospital through the emergency room. तो आपका emergency room बहुत strong होना चाहिए. उसका जो human resources है, उसका डॉक्टर, उसका नर्सिंग स्टाफ, वो बहुत वेल ट्रेंड होना चाहिए एंड उनके रिफ्लेक्सेस बहुत क्विक होने चाहिए, विच फॉर्चुनेटली वी हैव बीन एबल टू अचीव इवन इन दिस पेरिफेरल एरिया. हमारा इमरजेंसी रूम का जो डॉक्टर है और नर्सिंग स्टाफ है, इवन हमारे जो वार्ड बॉयज़ हैं, जो पीपल हु आर मतलब नॉन मेडिकल और ओपनिंग डोर्स, और जो इवन जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. हमारे हॉस्पिटल में उन लोगों की भी ट्रेनिंग क्लासेस दी जाती हैं, क्योंकि जब आप किसी का हार्ट दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, उस टाइम के ऊपर फिजिकल एफर्ट बहुत लगता है. व्हेन यू आर ट्राइंग टू पंप समबडीज हार्ट, उसमें बहुत फिजिकल एनर्जी लगती है. तो एक आदमी 1 मिनट से ज़्यादा रिससिटेशन एफर्ट्स नहीं कर पाता. तो उस टाइम के ऊपर आपको एक टीम चाहिए होती है 5-7 लोगों की, जो सिर्फ किसी का हार्ट पंप कर सके. और हार्ट पंप करना इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ ऑल्सो टेक्निकल. इट हैज़ टू गो टू अ सर्टन डेप्थ. आपकी चेस्ट एक सर्टन डेप्थ तक कंप्रेस होनी चाहिए. आपका एक जो पेस ऑफ कितनी क्विकली आप किसी को कंप्रेस कर रहे हो, दैट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट. सिर्फ किसी का चेस्ट के ऊपर थंप करना या पंच करना इज़ नॉट गोइंग टू रीस्टार्ट समबडीज हार्ट. सो ऑल ऑफ दोज क्लासेस आर बीइंग गिवन टू इवन टू नॉन मेडिकल पर्सनल. वो ना ही वो हमारे हॉस्पिटल में उन लोगों की हमें हेल्प मिलती है. वो लोग जब अपने विलेजेस में वापस जाते हैं, दे सी समबडी इन द फील्ड, दे कैन ऑल्सो यूज़ देयर स्किल्स इन द फील्ड, लाइक आउटसाइड द हॉस्पिटल एज वेल. एंड इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशंस कैन सेव समबडीज लाइफ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप हम लोग इतना, हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट अगर आप मतलब आउट ऑफ इंडिया, जितना अमेरिका में मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे देर आर डेजिग्नेटेड इसको BLS कहते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट. तो BLS प्रोवाइडर्स डेजिग्नेटेड होते हैं. दिस कैन बी पीपल इन द फार्मेसी, दिस कैन बी पीपल इन द हॉस्पिटल, दिस कैन बी इन सिक्योरिटी. किसी कंपनी में कोई काम करता होए तो वो कम्युनिटी के अंदर, एक रेगुलर कम्युनिटी में BLS क्लासेस देते हैं. एंड BLS इज़ नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड. अगर आपको उसके कुछ कोर चीज़ें पता हों तो आप लोग भी, इवन आप अपने स्कूल के अंदर भी बेसिक लाइफ सपोर्ट किसी को दे सकते हो. और ये छोटे छोटे फिजिकल मैन्यूवर्स जो हैं, दे कैन सेव समबडीज़ लाइफ. फॉर एग्जांपल चोकिंग, आप स्कूल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है चोकिंग करना. उसके अंदर एक मैन्यूवर आता है. डू यू नो द नेम ऑफ दैट मैन्यूवर? But we know the technique that टेक्निक. तो उसके अंदर आपकी चेस्ट को आप थोड़ा सा प्रेस करते हो, दैट कैन रिलीव चोकिंग. सेम इज़ चेस्ट कंप्रेशंस, सेम इज़ चेकिंग अ बेसिक पल्स, quickly recognizing that somebody has suffered a cardiac arrest. क्योंकि initial part जब somebody is going to die, वो initial few minutes के अंदर सही action लिए जाएँ तो a life can be saved. So that is very important, not only inside the hospital,
it is also important outside the hospital as well. Yes. तो हमारा जो staff है उस हिसाब से बहुत well trained है. That is how we can save so many lives. सर मेरा अगला क्वेश्चन जो आपसे है कि जैसे कि हमें पता है कि नाउअडेज जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं. तो जो फाइनेंशियली वीक होते हैं या फिर स्टेबल नहीं होते, जो लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, उनके लिए अनिल भागी हॉस्पिटल ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि गरीब लोग भी आपके हॉस्पिटल में आकर फैसिलिटीज़ को अप्रोच कर सकें और परस्यू कर सकें? जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हेल्थ केयर इन इंडिया ना, इंडियन जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब पर कैपिटा, जैसे एक आदमी की जो एक एवरेज मंथली इनकम है, उसके कंपैरेटिवली इंडियन हेल्थ केयर एक्सपेंसिव है. और एक्सपेंसिव होने के कारण मल्टीफैक्टोरियल हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं. सबसे पहली बात तो कि अच्छी मेडिकल केयर देने में, क्योंकि अगर आप एक हॉस्पिटल जा रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को सबसे अच्छी गाइडेंस मिलेगी, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी. वो चीज़ें चीप नहीं हैं. एक सीटी स्कैन, एक सिंपल सीटी स्कैन है फिरोज़पुर में, वो कोई सस्ता नहीं है. अगर वो जीई का सीटी स्कैन है जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, जितनी उसकी कॉस्ट फिरोज़पुर में उतनी कॉस्ट उसकी न्यू दिल्ली में है. पर फिरोज़पुर में लोग पैसा कम कमाते हैं कंपेयर टू न्यू दिल्ली, पर इक्विपमेंट की कॉस्ट तो सेम है. और अगर आप एक प्योरली बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको अगर उसकी कॉस्ट रीपे करनी है, बैंक को वापस पैसे देने हैं, तो आपको एक सर्टेन कॉस्ट पेशेंट से चार्ज करनी पड़ेगी. जितना मर्जी आपका दिल अच्छा हो, अगर आपने किसी को आपने एक सस्टेनेबल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, आप बैंकरप्ट नहीं हो सकते हैं. तो ये चीज़ को नज़र रखना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर कुछ गवर्नमेंट चीज़ें इसमें आ सकती हैं, जैसे सब्सिडाइजिंग equipment cost in peripheries, which our government doesn't talk about. So ये रेगुलेशन हमारी कंट्री में अभी नॉन एग्जिस्टेंट है. बट दैट सेड, हमारे पास गवर्नमेंट ने लोगों के लिए कुछ हेल्थ केयर स्कीम्स बनाई हुई हैं, जैसे आयुष्मान भारत इज़ वन ऑफ देम दैट हैज़ बीन फंक्शनिंग फॉर द पास्ट 4-5 years, मतलब 2018 से तकरीबन तब से लागू हुआ है. वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है. उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट्स की अवेलेबल है. ऐसे ही और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, कुछ एक्स आर्मी रिटायर्ड जो होते हैं, ECHS स्कीम जिसको कहते हैं, उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है. ऐसे ही कुछ FCI के पेशेंट्स हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे एम्प्लॉयज़. तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स एंड स्कीम्स विच आर अवेलेबल ओवरऑल. बट हाँ, एक जो रेगुलर अर्निंग पेशेंट है, जो किसी स्कीम के नीचे क्वालिफाई नहीं करता, उसके लिए डेफिनेटली इंडियन हेल्थ केयर इज़ एक्सपेंसिव. और कुछ खास गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं हैं इस चीज़ के लिए जिसमें एक अफोर्डेबल अच्छी हेल्थ केयर बन पाए, क्योंकि जहाँ पे आप कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे, वहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी गिरना शुरू हो जाता है. तो टू मेंटेन ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर आपको कॉस्ट थोड़ी सी रखनी पड़ती है, नहीं तो यू विल फॉल इनटू अ होल वेयर यू विल स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ह्यूमन लाइफ, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी. ना ही वो डॉक्टर एक्सेप्ट करता है, ना ही वो पेशेंट एक्सेप्ट करता है. तो दीज आर नॉट थिंग्स की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अकेले चेंज कर पाएंगे. इसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स के हिसाब से आए, चाहे वो रेगुलेशन के हिसाब से आए, चाहे वो प्राइस कैपिंग के हिसाब से आए, चाहे वो सब्सिडीज़ के हिसाब से आए. बट इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन और इंटरवेंशन ज़रूरी है, पेंडिंग है, अभी तो नॉन एग्जिस्टेंट है इन माय ओपिनियन. सर मेरा जो आपसे अगला क्वेश्चन है कि जैसे रेगुलर बेसिस पे आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो आपके हॉस्पिटल के अंदर आपको कभी ऐसी कोई कमी महसूस हुई हो कि जो फैसिलिटी पेशेंट्स को नहीं मिल पा रही और आप चाह रहे हो कि वो उन्हें मिलनी चाहिए, और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ है जो आप फ्यूचर में अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करना चाहेंगे? प्रेफरेबली इस एरिया के अंदर कैंसर केयर लैकिंग है. मैं अपने हॉस्पिटल में ज़रूर खोलना चाहता हूँ, पर ऑन्कोलॉजी, हमारी लैंग्वेज में इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कैंसर केयर को. तो ऑन्कोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो एक रेगुलर हॉस्पिटल से कम्प्लीटली सेपरेट चलती है, जिसके पेशेंट सेपरेट हैं, जिसकी ट्रीटमेंट एक डिफरेंट तरीके से चलती है, जिसके ट्रेनिंग, जो आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग है वो अलग होती है, उसका जो इक्विपमेंट है वो अलग होता है. तो इट इज़ लाइक अ होल सेपरेट हेल्थ केयर सेटअप. वो एक रेगुलर हॉस्पिटल के बीच में इंक्लूड करना थोड़ा सा टफ होता है. तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कैंसर बेल्ट की तरफ आ जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर डायग्नोस्ड कैंसर पेशेंट है, और उसकी ट्रीटमेंट हमारे एरिया के अंदर फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में है. ज़रूर फरीदकोट इज़ क्लोज बाय, बट अदर दैन दैट इतनी ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है.
तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के भी 2-3 तरीके के डॉक्टर्स होते हैं. मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, और उनके अंदर भी आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है कि बॉडी के किस पार्ट के अंदर किसी को कैंसर हो रहा है. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई फोरसी कि फ्यूचर के अंदर पॉसिबली आई विल ट्राई कि यहाँ पे हम ओपन उसको कर सकें. होप सो. सुनने वाले ग्रेट 90.8 सुनने वाले ग्रेट 90.8 महक बसेगी सांसों में, चमक आएगी आंखों में, इश्क तड़का लग जाएगा, हुनर का दीपक जग जाएगा. हर पल नई कहानी, ये रेडियो वाणी धुन हो नई पुरानी. ये रेडियो वाणी सुनने वाले ग्रेट 90.8 सुनने वाले ग्रेट 90.8 आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, यही है आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम. सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक. ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर पल. EWS 90.8 FM रेडियो, इट्स स्पाइसी. और सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपके आज तक के करियर में ऐसी कौन सी समस्या आई है जो आप हैंडल कर सके और जो आप हैंडल नहीं भी कर सके. और ये भी पूछना चाहती थी कि आपकी करियर में ऐसी कौन सी मोमेंट थी जो बहुत ही खुशनुमा थी और बहुत ही सैडनेस की फीलिंग भी लेके आती थी. जहाँ पे आप कहते हैं कि खुशी और गम हमारे प्रोफेशन में ना ये रोज़ होता है कि समटाइम्स ही it is usually a short-lived happiness and short-lived sadness. The reason is कि once you are really into healthcare तो आपके जो wins and losses हैं ना, वो end of the day पे पता लग जाते हैं. अगर आपका patient ठीक होके जा रहा है, you are very happy. Internally that is what gives you satisfaction. बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं. Everybody works hard. I think every sincere person works hard in their profession. वो जैसे मर्जी profession है, whether it's an engineer, lawyer, whatever. And everybody at the end of the day tries to make money and tries to provide for their family. But हमारे profession में कुछ खासियत ऐसी है कि जब आपका पेशेंट ज़िंदा होकर जाता है और मतलब चल के जा रहा है, पेशेंट हु हैज़ बीन वेरी सिक इन द हॉस्पिटल, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. और द अदर थिंग इज़ कि पर हर पेशेंट does not go back home alive. It is easy for everybody to say doctors are like gods, but we are not really gods, we are scientists. Yes. If we were gods, then we would be able to save every life possible, right? But unfortunately we can't. So to get that failure out of your mind and get the sadness out of your mind is very important as well to move forward. नहीं तो आप फिर उसी पे लटक के रह जाओगे कि या क्या पता ये बच जाता है. You have to move forward. Your emotions and Exactly. सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके हॉस्पिटल ने कौन कौन से कैंप्स कहाँ ऑर्गेनाइज़ किए और कितने लोगों को हेल्प की. अनिल बागी हॉस्पिटल मंथली बेसिस पे 3 to 4 कैंप्स करता ही है इन द सराउंडिंग एरियाज़. तो हम लोग कुछ कैंप्स हम फिरोज़पुर के अंदर, मतलब फिरोज़पुर सिटी कैंट के अंदर करते हैं. कुछ हमारे आउटरीच कैंप्स होते हैं फरीदकोट, मोगा, इधर जलालाबाद, फाजिलका साइड, एरिया साइड, इधर ज़ीरा मक्खू साइड भी हम कैंप्स करते हैं. टिपिकली एक कैंप के अंदर अबाउट 100 to 200 पेशेंट्स होते हैं. बेसिकली कैंप्स का पर्पस है पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कि जो चेकअप्स टाइम पे होने चाहिए. देयर इज़ अ वेरी ओल्ड एडेज, और ये बहुत पुरानी कहावत है जिसको कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, विच आई थिंक हमारी सोसाइटी सेवेरली लैक्स. आवर सोसाइटी डजंट अंडरस्टैंड दैट अगर वो टाइम पे डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर लेंगे तो उसकी क्योर या उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. But unfortunately, healthcare in our community, I would only speak about Firozpur because I only have experience over here. पर हम लोगों की जो community है वो टिपिकली मेरे क्लिनिक के बहुत कम पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम अगर बीमारी को पहले ही पकड़ लेंगे तो उसकी इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर हम एनुअल बेसिस पे ही अपना कुछ एक हेल्थ चेकअप करवा लेंगे, कुछ टेस्टिंग करवा लेंगे, एक डॉक्टर से मिल लेंगे, तो कल को हमें कोई सिग्निफिकेंट बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम है. इस चीज़ को अगर हमारी सोसाइटी अंडरस्टैंड कर ले तो हमारी ओवरऑल फिरोज़पुर की हेल्थ बहुत बेटर हो जाएगी. सर, जो मैं आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बताया कि
कोई भी डिसीज़ है तो उसका पहले हमें चेकअप करवाना चाहिए ताकि पता चल जाए कि कौन सी डिसीज़ लगने के जो चांसेस हैं। तो अगर ओवरऑल फ़िरोज़पुर में देखें तो ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में जिसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर जिनका सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिन टाइप के पेशेंट्स को? आई थिंक ओवरऑल हमारी कम्युनिटी में एंड दिस इज़ ट्रू फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया एज अ होल, हम लोगों की पॉपुलेशन में कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ का मतलब है कि जो हमारी हार्ट की और जो ब्लड वेसल्स की नाड़ियों की डिज़ीज़ है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है जिसको ESC कहते हैं। तो AAC और ESC की दोनों गाइडलाइंस के अंदर अगर आप उसकी डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पेशेंट की साउथ एशियन डिसेंट है तो किसी भी डॉक्टर को दुनिया में एक साउथ एशियन डिसेंट के पेशेंट को एज अ हाई रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़ लेके चलना चाहिए। दैट मीन्स हम लोगों के कुछ जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि हम लोगों के अंदर हार्ट अटैक्स और अधरंग, जिसको स्ट्रोक या पैरालिसिस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब वो कुछ हद तक जेनेटिक फैक्टर्स हैं और कुछ हद तक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप जो मर्ज़ी कर लें। अगर हमारे जीन्स के अंदर है कि हम लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा होंगे तो हम लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा होंगे। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज़ मेक आवर लाइफस्टाइल इन सच अ वे कि हम उसको कुछ हद तक प्रिवेंट कर पाएँ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक चीज़ है कि जब पंजाबी घरों में ख़ास करके बच्चा पैदा होता है तो उसको आलू की परांठी और मक्खन हर माँ खिलाती है और सोचती है कि मेरा बच्चा हेल्दी हो जाएगा। वो हेल्दी होने के बजाय आजकल जो मैं देख रहा हूँ बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं, एंड वो ओवरवेट, दे आर 7-8 ईयर्स ऑफ एज एंड दे आर ओवरवेट। उसके बाद घी मक्खन एक एज तक ओके है, जब तक वो बच्चा भाग रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन खेल रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। पर जब वो 15 साल का हो गया, उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कम हो गई, वो कॉलेज में जाना शुरू कर गया, उस टाइम पे घी मक्खन का कोई रोल नहीं रह जाता। आपकी ओवरऑल बॉडी इज़ नॉट मेड टू इंजेस्ट सो मच कोलेस्ट्रॉल, सो मच कार्बोहाइड्रेट्स। रादर जो हम लोगों की, वैसे अगर हम घी मक्खन हमारी फूड में से निकालते हैं, घी मक्खन और जो अननेसेसरी मीठा हम लोग खाते हैं हर खाने के बाद, कोई बर्फ़ी या हलवा या जलेबी, ये चीज़ें हम अपनी एलिमिनेट कर दें, और दाल के अंदर जो घी का तड़का लगाते हैं और जो आलू को फ्राई करके खा लेते हैं, दीज थिंग्स अगर हम ये चीज़ें ही बेसिकली एलिमिनेट कर दें तो आई सस्पेक्ट कि एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ हार्ट अटैक्स हमारी सोसाइटी में कम हो जाएंगे। हम लोगों की कम्युनिटी में हेल्थ केयर डिजीज़, जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसके भी, जैसे मैंने पहले बोला, कि उसके 2 रीज़न्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो प्राइमरी केयर है। प्राइमरी केयर मतलब कि जो लोग अपना रेगुलर चेकअप कराते ही नहीं हैं। जो हेल्दी लोग सोचते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मतलब मेरे हेल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं ओवरवेट हूँ, हेल्दी का मतलब कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास मैं पैसे वेस्ट करूँगा और मैं टेस्टिंग कराने में पैसे वेस्ट करूँगा। एक्चुअली अगर आप अपनी एक गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को भी तो आप सर्विस के लिए लेके जाते हैं, चाहे गाड़ी भी सही चल रही हो तब भी आप उसको एक टाइम के बाद 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस पे जाते हैं। हम लोग कभी हार्डली, मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात ही कर रहा हूँ, मेरे पास हार्डली कोई पेशेंट आता है जो कहता है डॉक्टर साहब मेरा टेस्टिंग कर लो कि मैं ठीक हूँ, कि मेरे में और कुछ कराने की ज़रूरत है। ऐसी एनुअल टेस्टिंग वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत प्रेवलेंट है, बहुत कॉमन है। ये एक रीज़न है जिस वजह से वो लोग हार्ट अटैक होने से पहले ही हार्ट डिसीज़ को ठीक कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तब तक डॉक्टर की सलाह नहीं मांगते हैं जब तक टाइम बहुत खिंच चुका होता है, जब तक एक्चुअली हार्ट अटैक नहीं हो गया होता। जब सुबह के 3 नहीं बज गए होते और 3 घंटे से मेरे को छाती में दर्द नहीं हो रही थी, तब तक वो आदमी हॉस्पिटल जाने को तैयार ही नहीं होता। और उसके बाद जब डिज़ीज़ इस स्टेज पे, जब कोई भी बीमारी इस स्टेज पे पहुंच जाती है, जब वो इतनी एडवांस हो चुकी होती है, उसके बाद डॉक्टर्स के लिए उस पेशेंट को बचाना ही मुश्किल हो जाता है। हम लोगों के लिए जो भी हम प्रोसीजर करते हैं, कोई इंटरवेंशन करते हैं, वो चीज़ ही इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, उस चीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है जब आप अपने डिजीज़ को इग्नोर करते रहते हो, जब आप उसको पुट ऑफ करते रहते हो, जब आप अपने एनुअली ईयरली चेकअप्स नहीं करवाते हो, जब आप लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, जब आप एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं करते हो, जब आप घी मक्खन रोज़ का खाते हो, फ्राइड फूड रोज़ का खाते हो, जंक फूड रोज़ का खाते हो और अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हो, तो फाइनली वो लाइबिलिटी और एक्सपेक्टेशन डॉक्टर्स के ऊपर आ जाती है। और अगर उस सिनेरियो के अंदर अगर डॉक्टर परफॉर्म ना कर पाए या एक लाइफ ना सेव कर पाए, तो फिर वो सारा ब्लेम डॉक्टर के सिर पे जाता है कि जी हम तो आ गए थे, फिर भी वो मर गया। यस सर।
और कल तक तो जो अक्सर एक लाइन जो पेशेंट्स मेरे को कहते हैं जी, कल तक तो हम ठीक थे, आज ही हुआ जी। एक्चुअली वो आज नहीं हुआ होता, वो 15 साल से डायबिटीज़ चल रही है पर किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया, और वो जो 15 साल के बाद अब एक दिन हार्ट अटैक हो गया तो उनको लगता है कि यार आज ही हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक तो आज ही होना था, 10 साल रोज़ थोड़ी हार्ट अटैक होता है। तो दैट इज़ द पॉइंट वेयर आवर कम्युनिटी नीड्स टू फोकस ऑन कि हम लोगों के जेनेटिक्स ऐसे हैं कि हम लोगों में हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस वैसे ही हाई हैं क्योंकि हमारी जेनेटिक्स ख़राब हैं। ऊपर से हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं, हम लोगों की डाइट कुछ ऐसी बन चुकी है कि हम लोग एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स और फैट खाते हैं, और हम एक्सरसाइज ओवरऑल कम करते हैं। हमारी कम्युनिटी को खास एक्सरसाइज में बिलीव नहीं करती है। अगर आप एक रेगुलर आदमी पकड़ लें जो 9 to 5 नौकरी करता है, वो कितनी टाइम एक्सरसाइज के अंदर स्पेंड करता है? हार्डली एनी। Whereas worldwide recommended exercise time on a daily basis is at least 30 minutes. वो लोग हम वो चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं। वी पुश आवर हेल्थ until the very end. वो कहते हैं आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका टायर पंचर है और कह रहे हैं मैं 100 किलोमीटर और चलाऊंगा। जब तक गाड़ी का टायर नहीं फट जाता तब तक मैं गाड़ी को खींचता रहूँगा। फिर मैं मैकेनिक के पास जाऊँगा, कहूँगा अब मेरी गाड़ी को ठीक कर। दैट इज़ द प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। एंड सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने एज यू टोल्ड अर्लियर कि आप पहले अमेरिका में रहते थे, देन आप इंडिया आए, तो सर आप कुछ ऐसे डिफरेंसेस हमें जो बताना चाहो कि जो अमेरिका के जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है और इंडिया के हेल्थ फैसिलिटी बहुत बड़ा डिफरेंस है, या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनका जो सिस्टम है वहाँ का हेल्थ केयर का, कैसे डिफरेंस है इंडिया से? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इधर इसके बहुत सारे आंसर्स हैं एंड आई डोंट थिंक कि इसका मतलब मैं आपको इस इंटरव्यू में कंप्लीट आंसर दे सकता हूँ। बट पहली बात तो अमेरिका के जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं और जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं फॉर रनिंग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इंस्टीट्यूशंस मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बनाए हुए हैं, हाउ टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू रन अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, दोज रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू अबाइड बाय दैम। मतलब वो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आपने एक पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, पेशेंट प्रिवेसी। पेशेंट प्रिवेसी का मतलब है कि जब हम एक अमेरिकन हॉस्पिटल में काम करते थे तो हम एक पेशेंट का नाम भी किसी और को रिवील नहीं कर सकते कि हमारे पास ये पेशेंट एडमिटेड है। हम सबके पास एज डॉक्टर्स अमेरिका के हॉस्पिटल्स के अंदर हर डॉक्टर के पास उसके पेशेंट्स की एक लिस्ट होती थी कि ये 20 पेशेंट्स मैं इस हॉस्पिटल के अंदर देख रहा हूँ। वो लिस्ट एक क्लोजली गार्डेड एक सीक्रेट होता था कि मैं कौन से पेशेंट को देख रहा हूँ। मैं उस पेशेंट का नाम नहीं रिवील कर सकता था, ना ही मैं किसी की बीमारी किसी को बता सकता था। हमारी सोसाइटी में पहली बात तो ये नॉन एग्जिस्टेंट है। यहाँ पे पूछने वाले लोग ही बहुत हैं कि जी वो उसको क्या हो रहा है, जी उसको क्या हो रहा है। द रीज़न इज़ कि पीछे से कोई मतलब इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग कि कोई किसी के बारे में किसी का हालचाल पूछने आए, बट आप पेशेंट की रिस्पेक्ट शुड बी द फर्स्ट थिंग। अगर पेशेंट नहीं बताना चाहता कि मेरे को क्या डायग्नोसिस है तो उसको पास ऑन करना विदाउट हिज परमिशन शुड नॉट बी ओके। बट ये लॉ कौन क्रिएट करेगा? ये लॉ एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं क्रिएट कर सकता। ये लॉ एक सिंगल स्टैंडिंग हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट नहीं क्रिएट कर सकती। दिस लॉ हैज़ टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सेम ही चीज़ है कि आप अगर और टेक्निकलिटी में आएँ तो अगर आप पूछें कि जी एक आईसीयू के अंदर कितने बेड लग सकते हैं, कितने स्क्वायर फुट का आईसीयू होना चाहिए और उसमें कितने बेड लगने चाहिए ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना आए, विच इज़ अ वेरी प्रेवलेंट इशू इन आर ऑर्गेनाइजेशंस कि एक पेशेंट की इन्फेक्शन किसी और पेशेंट को तो नहीं हो रही है। तो उसको कैसे मॉनिटर, वो नॉर्म्स हमारी सोसाइटी हमारे कंट्री में सॉर्ट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट है, ना ही उसको कोई फॉलो करता है। हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस कंट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NABH जो भी पिछले 10 ईयर्स के अंदर अराउंड दैट स्टार्ट हुई है। बट NABH मैंडेटरी नहीं है। मतलब एक हॉस्पिटल की हाँ अनिल बागी हॉस्पिटल इज़ NABH एक्रेडिटेड, बट आई डोंट हैव टू बी। हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से इनकी एक्रेडिटेशन ली है। उन लोगों NABH के लोग हमें ऑडिट करने आते हैं एवरी 6 months और सो। हमने एक अपना इंटरनल ऑडिटर रखा हुआ है जो देख रहा है कि जी हर चीज़
बाय रूल्स, बाय NABH रूल्स चल रही है. NABH इज़ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स. तो उन लोगों की कई सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक सिरिंज को या एक नीडल को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, कि उसको सही तरह से, एक ब्लड प्रोडक्ट है उसको बिना किसी और के इन्फेक्शन हो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है. क्या गाइडलाइंस हैं, जो एक CT स्कैन में रेडिएशन मिलती है उस रेडिएशन को कैसे मॉनिटर करना चाहिए. एक ब्लड सैंपल है उसकी लेबलिंग कैसे होनी चाहिए. मतलब ये एक हॉस्पिटल के अंदर जो छोटी चीज़ें होती हैं वो NABH की प्रॉपर बुक्स हैं जो उसको डिक्टेट करती हैं. बट हमारी कंट्री में वो मैंडेटरी नहीं है. मतलब एनीबडी कैन ओपन अप अ हॉस्पिटल विदाउट हैविंग NABH एक्रेडिटेशन एंड स्टार्ट टू ट्रीट पेशेंट्स, विच इज़ माइंड बॉगलिंग टू मी कि आप एक इतना इम्पॉर्टेंट एरिया कैसे खोल सकते हैं. आप एक एयरलाइन उड़ा सकते हैं बिना परमिशन के. तो हाउ कैन यू रन अ हॉस्पिटल विदाउट परमिशन, मतलब विदाउट एक्रेडिटेशंस. आप कैसे किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के एवेल्यूएशन के बिना एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल एंड दोज आर द थिंग्स दैट आर लैकिंग इन आवर सोसाइटी. थैंक यू डॉक्टर सौरभ भागी. आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस शेयर की हैं हमारे श्रोताओं के साथ. और ये रूबरू प्रोग्राम जो है जिसके अंतर्गत आप ये वार्तालाप कर रहे थे हमारे विद्यार्थियों के साथ, बहुत ही क्लियर कट आपने बताया है कि क्या डिफरेंसेस हैं. लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में एक बात बहुत अच्छी है, वो है कि हम कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास, आपके पास पहुंच जाते हैं कि हमें चेकअप करो, और वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट सिस्टम है. तो मुझे लगता है, मैं भी अमेरिका गया था तो मैं यही सोचता रहा कि बीमार ना हूँ यहाँ पे तो अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर जो है आपका अगर दांत दुख रहा है तो 20 दिन का अपॉइंटमेंट टाइम देता है, तब तक तो आदमी ठीक हो जाता है. तो आई थिंक यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ जो हैं कि हम तो डोर सीधा खोलते हैं और सीधा डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं. तो ये फैसिलिटीज़ जो आप दे रहे हो, 24 घंटे आप उपलब्ध हो, ये बात जो है डॉक्टर्स की यहाँ कमेंडेबल है. सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8. महक बसेगी सांसों में, चमक आएगी आंखों में, इश्क तड़का लग जाएगा, हुनर का दीपक जग जाएगा. हर पल नई कहानी, ये रेडियो वाणी, धुन हो नई पुरानी. ये रेडियो वाणी. सुनने वाले ग्रेट 90.8, सुनने वाले ग्रेट 90.8. आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, यही है आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम. सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ट्यून इन कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हर पल. VWS 90.8 FM रेडियो. इट्स स्पाइसी.